सहित इंदौर बढ़ते कोरोना वायरस से ठीक हुए मरीजों में ब्लैक फंगस जैसी गंभीर बीमारी के लक्षण अब नजर आने लगे हैं। साथ ही प्रदेश सरकार ने इस बीमारी को महामारी घोषित कर दिया है, जिसकी गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशन पर इंदौर के राधा स्वामी न्यास कोविड-19 केयर सेंटर में जल्द शुरू होगा 100 बेड का पोस्ट कोविड-19 केयर सेंटर। इसकी खास बात यह रहेगी कि यहाँ पर कोरोना से ठीक हुए मरीजों का निःशुल्क परीक्षण किया जाएगा। फिलहाल प्राइवेट अस्पतालों में 10,000 से 15,000 तक का भुगतान परिजनों को देना पड़ रहा है। इंदौर के रेसिडेंसी कोठी पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान मंत्री तुलसीराम सिलावट और बीजेपी सांसद शंकर लालवानी ने बताया है कि राधा स्वामी न्यास अहिल्या कोविड केयर सेंटर पर पिछले 1 माह से संचालित किया जा रहा है, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर बना है। और अभी तक इस राधा स्वामी आश्रम सेंटर में बड़ी संख्या में लोग यहां पर करीब 2500 मरीजों को स्वस्थ लाभ मिल चुका है। हालांकि मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बताया है कि प्रदेश में कोरोना से ठीक हुए मरीजों में ब्लैक फंगस जैसी बीमारी के लक्षण सामने आ रहे हैं। इसमें मरीज को खून के थक्के आंखों के नीचे जम रहे हैं। ऐसे मरीजों के स्वास्थ्य का निदान करने के लिए प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत राधा स्वामी आश्रम न्यास अहिल्या कोविड केयर सेंटर ब्लैक फंगस के मरीजों का भी निःशुल्क परीक्षण किया जाना तय हुआ है। इसी कड़ी में राधा स्वामी पोस्ट कोविड केयर सेंटर में 100 बेड का अलग से सेंटर बनाने के निर्देश मिले हैं। मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बताया है कि इस सेंटर में प्रतिदिन नाक, कान और साथ ही में गले से ग्रसित मरीजों के संपूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण किए जाएंगे। फिलहाल देखने में आ रहा है कि यहाँ जांच निजी अस्पतालों में 10,000 से 15,000 का भुगतान परिजनों को इसके लिए करना पड़ रहा है। कहा जा रहा है पिताजी के गार्जियन करें तो आपके सेंटर पहुंचे, इससे पहले उसको क्या करना है? तीन प्रमुख चीज़ें ध्यान रखनी है। ओरल और नेजल हाइजीन जो है वो अच्छा रखना है, अपने मुंह का जो भी सफाई केयर है वो रखना है। नंबर 2, मास्क को लोग लंबे समय यूज़ करते हैं, मास्क का यूज़ डेली लंबे समय के लिए करने से ये भी फंगस का सोर्स बन सकता है, तो जो घरों में पेशेंट है उन्हें मास्क बदलना चाहिए अपने। और नंबर 3, खासकर जो डायबिटिक पेशेंट है उनने अपनी शुगर पर वॉच रखना चाहिए, कोशिश करके शुगर 180 के नीचे बनाकर क्लियर हो पाएगा। फिर भी यह माना जा रहा है कि जो डायबिटिक नहीं भी थे, ट्रांजिएंट डिरेंजमेंट मतलब शुगर का डिरेंजमेंट 15 से 30% लोगों में मिल सकता है, मतलब लगभग 20 से 1 जो मुंह से खाने की एक दवाई है वो भी इफेक्टिव है। थोड़ा सा अंतर समझिए, कोरोना के बारे में हम कुछ जानते नहीं थे साल भर पहले, आप भी नहीं जानते थे, डॉक्टर भी नहीं जानते थे, मेडिकल कम्युनिटी भी नहीं जानती थी, तो उसमें थोड़ा ट्रायल चलेगा ही चलेगा। फंगस के बारे में हम जानते हैं और एम्फोटेरिसिन भी उसका स्थापित इलाज है। ये अंतर है इन दोनों चीज़ों में। हर पेशेंट में ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। अगर हम जल्दी पकड़ेंगे तो सिर्फ सर्जरी से ट्रीटमेंट हो सकता है, थोड़ा आगे पकड़ेंगे तो सर्जरी प्लस मुँह से खाने वाली दवाई जो सरलता से उपलब्ध है उससे ट्रीटमेंट हो सकता है, और लेट पकड़ेंगे तो सर्जरी के साथ इंजेक्शन कम मात्रा में। जी, ये अच्छा है। देखिए, स्क्रीनिंग का यही एडवांटेज है। अगर आप स्क्रीन करेंगे तो हो सकता है नाक या साइनस तक में आप डिजीज पकड़ लें। अगर यहाँ पकड़ लेंगे तो सर्जरी के 2 फायदे होते हैं। एक तो आपके क्योर या ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है, दूसरा आपकी जो मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है, हमने देखा ना, आपने प्रश्न पूछा 7,000 का इंजेक्शन 60, 80, 100 लगेंगे। मेडिसिन की रिक्वायरमेंट 1/10 से भी कम हो जाती है, 10% से भी कम हो जाती है। तीसरी चीज, अगर और ऊपर जाकर वो फैल गया है तो फिर तो आप दांत, आंख किसी की कीमत चुकाकर भी अगर निकले तो वो जीवन भी कोई मतलब एक जीवन भर के लिए परेशानी तो है। इसीलिए फंगस के केस में चूंकि अब हम इंसिडेंस देख रहे हैं और चूंकि ये भी थ्योरी चल रही है कि वायरस खुद भी इसका जिम्मेदार हो सकता है, तो स्क्रीनिंग करना ही होगी। स्क्रीनिंग टूल है और ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि हम शहर में और भी कोशिश करेंगे, अन्य जगहों पर भी जितनों को रोप इन कर सकते हैं। थोड़ा तो पार्टनरशिप मॉडल डेवलप करना ही पड़ेगा। ये आप एक डेटा के रूप में इसको कहीं आप लिखे भी, ध्यान भी करिए, ये सबके लिए जानकारी का विषय। हमने एक अस्पताल का डेटा निकलवाया था, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। उस अस्पताल में जो फंगस के पेशेंट थे, उस फंगस के पेशेंट में से 20%, कम नहीं 20% पेशेंट ऐसे हैं जिनका कि कोरोना का इलाज होम आइसोलेशन पर हुआ था। वो ना तो अस्पताल भर्ती हुए, ना बहुत अधिक मात्रा में उनको स्टीरॉयड का इंजेक्शन लगाया, ना इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन लगी है, लेकिन 20% पेशेंट होम आइसोलेशन के पेशेंट थे। इसमें हर वो मरीज जो कोविड से ठीक हो चुका है, जो अस्पताल में भर्ती था, जो आईसीयू में भर्ती था, जो किसी कोविड केयर सेंटर में ही था, या जो होम आइसोलेशन पे था, वो सभी पात्रता रखेंगे।
देखिए, कहीं ना कहीं हमने इसमें एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल लाना ही पड़ेगा। ऐसा जो अस्पतालों के सेटअप है, जैसे एमवाई हॉस्पिटल में भी, अरबिंदो में भी ये सब सुविधाएं उपलब्ध हैं और वहां पर भी स्क्रीनिंग की जा सकती है। ईएनटी के जो डॉक्टर्स होते हैं, जो कि प्रमुख रूप से साइनस देखते हैं, उनकी एक बैठक हुई है और ईएनटी के डॉक्टर्स ने सहमति दी है कि वो अपने शुल्क को 1/4 से भी कम कर शहर पे 17-18 जगह पर अलग अलग जगहों पे स्क्रीनिंग शुरू करेंगे। स्वाभाविक रूप से सभी कुछ अगर एक जगह करना है तो उसके लिए बड़ा तंत्र लगता है, तो यहाँ एडवांटेज ये है कि सब कुछ एक में हम स्क्रीन कर पाएंगे। और इसलिए मैंने पहले दोहराया कि कहीं ना कहीं मेडिकल टीम को निर्णय लेना पड़ेगा साहब, जांच किसने क्या करनी है ये तो डॉक्टर तय करेगा। तो इसलिए हमको मरीजों का एक क्वेश्चनर भरवा रहे हैं कि हमको ये समझ में आएगा कि यार इसको संभावना ज्यादा है, ये फंस सकता है। मैं थोड़ा 1 लाख से ज्यादा जी कोविड आया, इन दोनों को पॉजिटिव पेशेंट्स मिले हैं, उनकी स्क्रीनिंग करने के लिए यूज की आई, उससे गड़बड़ हो रही है, या कोई पानी जो अस्पताल में डाला गया उससे गड़बड़ हो रही है, क्यों हो रहा है? ठीक, तो पहली चीज तो इंदौर में ही है, ऐसा नहीं है। आज जो देश का आंकड़ा है वो करीब करीब 10,000 टच कर रहा है। इंदौर में जो 400 मरीज जब हम भर्ती बताते हैं तो ये ध्यान रखिए, और ये सबको आप सबको ध्यान में है, इंदौर में 400 मरीज इंदौर के नहीं है, ये पूरे डिवीजन। और इंदौर तो ऐसा केंद्र है कि पता नहीं कहां से मरीज यहाँ पर आ जाते हैं। राजस्थान के मरीज हैं, गुजरात के मरीज हैं, उज्जैन के मरीज हैं, भोपाल के भी मरीज हैं इधर पे। तो जो मरीजों की संख्या है वो मरीजों की संख्या है, वो इंदौर की संख्या नहीं है। एक नंबर 2 जो आपने कारण पूछा वो अच्छा प्रश्न है। एक तो डायबिटीज कारण है, हम सभी जानते हैं। लंबे समय अधिक मात्रा का स्टीरॉयड का यूज एक बड़ा कारण है। डेफिनेटली म्यूकर में अगर हम जो पानी इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को लेकर चर्चा है कि भाई उसका जो कंटेनर था वो भी सोर्स हो सकता है कि नहीं, अभी तो उसको स्टडी से साबित करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं दुनिया भर की साइंटिफिक कम्युनिटी अब ये भी चर्चा कर रही है कि कहीं वायरस में ही तो कोई समस्या नहीं है। पिछली बार भी जब स्टीरॉयड यूज हुआ तो स्टीरॉयड तो पिछली बार भी ट्रीटमेंट में था, एक भी मरीज हमको नहीं देखने मिला। डेटा नहीं है मुझे अभी दुनिया भर के पास डेटा नहीं है कि मैं अधिकार से कह सकूं कि ये कारण है, लेकिन ये भी एक शोध का विषय बना हुआ है और लोगों ने प्रारंभ करा है कि वायरस का स्ट्रेन भी तो कहीं इसका कारण नहीं है। सर्जरी कितनी सर्जरी एक ऑनलाइन डिटेल अभी जारी हो जाएगी जिससे लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। जो कॉल सेंटर का नंबर अभी तक चल रहा था, जो एडमिशन के लिए था, वहां पर अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा प्रोएक्टिव होने की इसमें जरूरत है। हमको ये पहचानना पड़ेगा कि कौन से मरीज खतरे में ज्यादा हैं। तो जो डायबिटीज वाले आईसीयू से जो ठीक होकर आए हैं, इस प्रकार के मरीजों में खतरा ज्यादा है, तो एक कॉलिंग की प्रक्रिया कल से शुरू कराई है। 1200 फोन प्रतिदिन, वहां से मरीजों को सीधा फोन लगा के उनकी आज की स्थिति एक क्वेश्चनर भरवाया जा रहा है। उसके आधार पर जिन मरीजों की प्रायोरिटी ज्यादा होगी उनको कोशिश करेंगे कि अर्ली प्रायोरिटी दी जाए। सभी प्रकार के डॉक्टर, संसाधन, सोनोग्राफी की मशीन, एंडोस्कोपी की मशीन, ईसीजी और इको के सारे इंस्ट्रूमेंट्स वो सब अब वहां पर उपलब्ध हैं। ये सारी जांचें एक ही छत के नीचे विशेषज्ञों द्वारा की जाएगी। अब मान लीजिए इसमें कोई फंगस का शुरुआती चिन्ह मिलता है तो वहां सर्जरी तो नहीं की जा सकती, लेकिन उसे जल्दी पकड़कर उचित जगह रेफर किया जा सकता है। जैसा अभी जानकारी दी, महाराजा यशवंतराव हॉस्पिटल में, अरबिंदो में और अन्य जगहों पर जहां सरकारी तंत्र से इलाज हो रहा है वो हो रहा है, उधर रेफर किया जाएगा। खून का थक्का वगैरह है तो वहीं पर विशेषज्ञ बैठकर उसके लिए जो दवाई शुरू करनी है वो शुरू करेगा। जो मरीज स्वेच्छा से प्राइवेट हॉस्पिटल जाना चाहते हैं उनके लिए भी जल्दी हम बीमारी पकड़कर दे पाएंगे कि क्या है क्या नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने भी जैसा अभी 2 दिन 3 दिन पहले कहा, मुख्यमंत्री जी भी लगातार कह रहे हैं और दुनिया भर की साइंटिफिक कम्युनिटी कह रही है कि पोस्ट कोविड और पोस्ट ट्रीटमेंट न जाने हम, या आज तो आप फंगस की चर्चा कर रहे हैं, हो सकता है हम कुछ और चीजों को देखें। एक चर्चा है कि फंगस की दवाई लंबे समय देंगे तो शायद किडनी के पेशेंट्स बनते जाएंगे ये सब के सब। तो आवश्यक है कि हम स्क्रीन करें, जल्दी पकड़ें और जल्दी इलाज करें। जो अभी फंसे हैं उनको तो उससे कोई लाभ नहीं है, लेकिन बहुत संख्या में हम लोगों को वहां पर इन बीमारियों में फंसने से बचा। डे केयर का अर्थात होता है कि सुबह से शाम तक वहां पर रहेंगे और अगर इसमें कुछ पाया जाता है तो सर्जरी लगेगी। वहां सर्जरी तो हो नहीं सकती, उसके लिए अस्पताल ही शिफ्ट किया जाएगा। कोई शुल्क नहीं रहेगा, ये 100% निःशुल्क है। एक एंडोस्कोपी सामान्यतः 2500 से 4000 बाहर कॉस्ट करती है। सोनोग्राफी की जांच आप सब जानते हैं कि 2-1000 कॉस्ट करती है। ब्लड का पूरा प्रोफाइल है। रूटीन कोर्स में बाहर कराएं तो 10-12 हजार 15 हजार की जांचें भी होंगी और अलग अलग जगह भटकना भी पड़ेगा। तो बेसिक यूएसपी है कि एक ही जगह 4-6 घंटे के अंतराल में ये सारी जांचें करते हैं। और इसे थोड़ा सा जरा एक विस्तार में समझने की जरूरत होगी। हम अभी वो ब्लैक फंगस की समस्या की चर्चा से जूझ रहे हैं और चूंकि समस्या बड़ी है इसलिए चर्चा भी ज़्यादा है।
लेकिन कोविड पेशेंट्स में अब दुनिया भर में ये देखने में समझ में आ रहा है कि 4-5 प्रमुख चुनौतियां हैं जो सब में निकल कर आ रही हैं। एक तो फंगस है जिसको लेकर हमने अभी चर्चा करी थी। दूसरा, कोविड के पेशेंट्स जो ठीक हो चुके हैं कोविड से, वो नए डायबिटीज के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं। उनको पहले डायबिटीज नहीं था, लेकिन अब वो डायबिटीज से ग्रसित पाए जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि उस पर भी कुछ नुकसान पहुंचा रहा है। आप सबने वो घटनाएं सुनी होंगी कि 2 हफ्ते बाद अचानक रात में मरीज की मृत्यु हो गई। 24 साल 28 साल का लड़का था, क्योंकि खून के थक्के जमते हैं और वो खून के थक्के जाकर शरीर में जगह जगह जाते हैं। दवाइयों का बड़ी मात्रा चली है, रेमडेसिविर और अन्य प्रकार की दवाइयां, जिसमें कि लिवर किडनी पर भी कुछ प्रभाव हो सकता है, ये भी है। और चूंकि कोविड फेफड़ों की बीमारी थी, इसलिए फेफड़ों में जो कमी है या फेफड़ों की जो रिकवरी है वो तेज नहीं हो पाई, इस कारण उनमें भी समस्या बनी हुई। दुनिया भर में जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर है उसके अनुसार हम पोस्ट कोविड केयर सेंटर्स की अब चर्चा कर रहे हैं। ये सारी बीमारियां, अभी ब्लैक फंगस को लेकर आप सबने बहुत सारे प्रश्न पूछे, इंजेक्शन और अन्य चीजों को लेकर, लेकिन ये सारी बीमारियां ऐसी हैं कि जिनको अगर हम समय पर पकड़ सकते हैं तो हम इंटरवेंशन करके इससे होने वाला नुकसान और हानि को बहुत 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 मात्रा तक 80-90% तक घटा सकते हैं। वहीं सांसद शंकर लालवानी ने पत्रकारों को बताया है कि पोस्ट कोविड-19 सेंटर खोलने के निर्देश मुख्यमंत्री चौहान द्वारा दिए गए हैं और आने वाले दिनों में तीसरी लहर की जो चर्चा चल रही है, जिसमें मासूम बच्चों पर और यंगस्टर्स पर भी असर रहेगा, उसी को ध्यान में रखते हुए राधा स्वामी आश्रम न्यास कोविड-19 सेंटर में शुरुआती लक्षण के मरीजों का परीक्षण निःशुल्क किया जाएगा। अभी इसका संज्ञान में पूरा आंकड़ा आया नहीं है, पर आ जाएगा। पर सरकार इसके लिए निश्चिंत रहे, चिंतित है। आज एक पारदर्शिता, सांसद जी भी थे, डॉक्टर साहब भी थे, जितने भी आशासकीय अस्पतालों की बात आएगी, जितने भी इंजेक्शन आएंगे, उसके आधार पर सारे जिस अस्पताल में जितने मरीज भर्ती हैं उस हिसाब से पारदर्शिता के साथ वहाँ इंजेक्शन पहुँच जाएंगे। डॉक्टर भाई एक बात पूरी बात हमारी सबकी हो जाए, फिर आप नहीं तो बाकी करने वाले हैं ना, बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं सवाल के जवाब भी देंगे मंत्री जी सभी सवालों। मैं क्षमा चाहता हूँ, विलम्ब से जरूर आया हूँ, पर आपके बीच में आया हूँ। ये राधा स्वामी सत्संग न्यास स्थित माँ अहिल्या कोविड केयर सेंटर पिछले एक माह से संचालित किया जा रहा था। आप सबको पता है, ये राष्ट्र का दूसरे नंबर का कोविड केयर सेंटर था, मध्य प्रदेश में प्रथम। ये मुख्यमंत्री का संकल्प था, मुख्यमंत्री का विश्वास था। इस दिशा में मात्र 6 दिन में 600 बेड का बना और अगले 600 बेड मात्र 3 दिन में। और ये सब के सब इंदौर की जो एक तासीर है, इंदौर जो भी काम करती है, अद्भुत करती है। उनके जन सहयोग से एक एक व्यक्ति जो इसमें कुछ कर सकता था, सब उनके सहयोग से समाज सेवी, उद्योगपति, समाज के वरिष्ठ लोगों ने इसमें सहयोग दिया। आप सबको याद है कि ये एक माह संचालित किया, अभी तक लगभग 2500 मरीज ठीक होकर राधा स्वामी सत्संग में स्वस्थ होकर गए हैं। और आपको मालूम है कि कोविड से ठीक हुए मरीजों में नई चुनौती, नया चिंता का विषय जो आपको और देखने में आ रहा है, जिसे ब्लैक फंगस कहते हैं। खून का थक्का जम जाना एवं अन्य प्रकार की मेडिकल परेशानियां निकलकर सामने आ रही है। ऐसी मरीजों को स्वास्थ्य का आंकलन कर निदान के लिए सम्माननीय मुख्यमंत्री का संकल्प है, उनके निर्देश है कि राधा स्वामी सत्संग न्यास स्थित में माँ अहिल्या पोस्ट कोविड केयर सेंटर इसी परिसर में प्रारंभ हम करने जा रहे हैं। इसी परिसर में हम प्रारंभ करने, शुरुआत में 100 मरीज प्रतिदिन आकर संपूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण कर सकेंगे तथा सारी जांचें चिकित्सक परामर्श 100% निःशुल्क किया जाएगा। जैसे ENT, नाक कान गले के साथ साथ सभी जांचें यहाँ पर हो सकेगी, जिनकी निजी अस्पतालों में 10 से 15 हज़ार रुपये का खर्च आता था। अनुमति यह निःशुल्क रहेगी। मैं आगे की बात के लिए और जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि पोस्ट कोविड सेंटर खुलना चाहिए,
क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और उसमें उन सभी बातों का ध्यान रखा गया जैसे माननीय मंत्री जी ने कहा, जो आवश्यक है, यहाँ तक कि योगा हो, फिटनेस हो, सब बातों का ध्यान डॉक्टर साहब आपको पूरी डिटेल में जानकारी देंगे। इसके साथ साथ एक चीज़ और, जो आने वाले दिनों में हमको ऐसा लग रहा है कि जो खास करके बच्चों में या कि ऐसा लग रहा है कि जो तीसरी लहर का असर बच्चों में रहेगा, हमारे यंगस्टर में रहेगा, उसके लिए भी वहाँ पर कोविड सेंटर में एक व्यवस्था अलग से की है बच्चों के लिए। ये वो कि आने वाले दिनों में अगर कोई लक्षण आते हैं, और खास करके उन परिवारों में जो बस्ती में रहने की समस्या है, तो उनके लिए भी 100 बेड का अभी अलग से बच्चों का अगर कोई ऐसे सिम्टम मिलते हैं तो उनको रखने की व्यवस्था रहेगी। उसमें हमने विशेष बात ये ध्यान में रखी है कि उन बच्चों के साथ उनके परिवार का एक सदस्य, माता हो, पिता हो या जो भी हो, वो भी वहाँ उनके साथ रह सकता है, उसकी भी व्यवस्था वहाँ की है। बाकी हम उस पूरे जोन को ऐसा क्रिएट कर रहे हैं ताकि बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे, खेलकूद की चीज़ें, दूसरी चीज़ें, गेम्स वगैरह हैं, वो सब चीज़ें हम वहाँ रख रहे हैं ताकि बच्चों की रुचि रहे। और आने वाले दिनों में ये तो हो गया राधा स्वामी सत्संग के लिए। हमने आज भी माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में डॉक्टरों के साथ बैठे थे, और आने वाले दिनों में प्रशासनिक स्तर पर सरकारी हॉस्पिटल में क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए उसके स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं। मुझे लगता है कि आने वाली जो तीसरी वेव के बारे में बच्चों के ऊपर जो बता रहे हैं, उसकी चिंता मध्य प्रदेश सरकार और इंदौर का जिला प्रशासन हम सब जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, और मुझे लगता है हम सब इसमें कामयाब होंगे। आज भी हमने एक प्राइवेट कंपनी से बात की कि इंजेक्शन हज़ारों की संख्या में, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, और 13,000 मेडिसिन भी आ रही है, इसके लिए टेबलेट भी आ रही है, उसकी भी तैयारी करें अब सरकार। इसको आपको पता, सरकार इतनी चिंतित है, 3 दिन पहले इस फंगस को महामारी डिक्लेयर किया, याद है, तो मतलब सरकार गंभीर भी है और पूरी कोशिश, पूरा प्रयास, पूरा प्रयत्न कर रही है इसको निदान के लिए। और पूरी तकनीकी जानकारी डॉक्टर साहब दे दो, तब फिर मैं बात करूँगा। भी आए थे, आपसे मिलने भी आए थे, इनकी कुछ मांगे हैं, क्या इनकी मांगे हैं और क्या ये हड़ताल की भी बात कर रहे हैं, तो आखिर क्या वजह की हड़ताल है? नहीं, इनका ये है कि जो डॉक्टर अभी RRT टीम में या फिर हमारे फीवर क्लिनिक में जहाँ भी ये ड्यूटी कर रहे हैं, इनकी डिमांड है कि हम लोगों को एक संविदा नियुक्ति दी जाए, कॉन्ट्रेक्चुअल की नौकरी दी जाए, क्योंकि हम लोग विगत साल भर से 8 महीने से 6 महीने से लगातार काम कर रहे कोविड में, तो इनकी डिमांड है कि हमको संविदा नियुक्ति की जाए। दूसरी इनकी डिमांड है कि जो MBBS डॉक्टर है उनसे वो कंपेयर कर रहे हैं। ये स्टेट लेवल का मामला है कि जो MBBS डॉक्टर है वो RRT टीम में या फीवर क्लिनिक में काम कर रहा है, तो MBBS डॉक्टर जितना काम कर रहा है, इनकी ड्यूटी अगर उसमें लगाई है तो हमको MBBS के बराबर उनको तनख्वाह दी जाए। तो ये भी हमारा स्टेट लेवल का मामला है कि MBBS के कंपेयर में इनको सैलरी दी जाए या नहीं दी जाए। तो इनकी संविदा नियुक्ति हर बार 3-3 महीने के लिए बढ़ाई जाती है, जो कोविड के लिए लगाई गई है। तो हम लोग इसको स्टेट में फॉरवर्ड कर दिया है, और एक आज और रिमाइंडर उसमें डाल देंगे कि ये लोग कल से स्ट्राइक करने के लिए बात कर रहे हैं। अगर शाम तक जो भी हो जाए, स्टेट से जो भी मैसेज आएगा तो हम उनको आगे देख लेंगे। इनकी संविदा नियुक्ति बढ़ाने का कोई अभी प्रस्ताव है? 31 मई तक के लिए दिया है, और कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए शायद और स्टेट क्या करना चाहती है, स्टेट के निर्णय के आधार पर ही है कि इनका आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि निरंतर हर बार 2 दिन पहले 3 दिन बाद पहले उनका मैसेज आ ही जाता है स्टेट से। तो स्टेट जो भी निर्णय लेगा वो फाइनल है। डॉक्टर उनका कहना था, अभी डॉक्टर का कहना था कि अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में डॉक्टरों का वेतन भी कम है। ये हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि राजस्थान में कितनी तनख्वाह दी जा रही है, बिहार में कितनी जा रही है, या वहाँ पर कितनी, क्योंकि जब एक गाइडलाइन रहती है गवर्नमेंट की कि आपको इस सैलरी पे इस समय आपको डेपुट किया जाता है फर्स्ट टाइम, तो बाकायदा हम लोग जब ज्वाइन करते तो हमको पूरा नियम मालूम रहता है कि हमको 25,000 देंगे, 40,000 देंगे, 35,000 देंगे। जब हम ज्वाइन कर लेते हैं और उसके बाद अगर काम करने के बाद बोलते हैं कि नहीं हमको सैलरी कम मिल रही है, तो ये फिर सोचना है और स्टेट को फिर करना निर्णय जो भी करना है, क्योंकि स्टेट से आया है कि 25,000 देना है या 50,000 देना है या 60,000 देना है, ये जो भी स्टेट का काम है। उनका कहना है
कि अगले 25 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे और इनकी जो इमरजेंसी सेवाएं ये भी बोले बंद की जाएगी। तो इससे आपको लगता नहीं कि कोविड में मरीजों को परेशानी हो? नहीं, इसका कुछ तो कुछ बीच का रास्ता निकलेगा, कुछ न कुछ शाम तक ऐसा हो जाएगा। ये मेरे को नहीं लगता क्योंकि अभी जो चल रही महामारी और हम लोगों में इतनी तो वो है मानवता कि कम से कम हम उसको ध्यान जरूर रखेंगे। और डॉक्टर्स भी कोई अपने उसके लिए नहीं लड़ रहे कि मतलब झगड़ा कि हमको ये करना ही है। उनमें भी एक मानवता है और उन्होंने प्यार से अच्छे से समझाया है। उनकी भी देना ही जो कुछ मांगे हैं वो भी सही है कि ठीक है क्या करना है उनको संविधान कंटिन्यू नियुक्ति करना है या उनको अगले CHO या किसी में भर्ती हो उसमें क्या करना है, जो भी उनकी डिमांड है तो स्टेट को निर्णय लेना है तो स्टेट करेगा ही। जो टीकाकरण को लेकर सर अभी कमी चल रही है और लोगों को अब जागरूकता भी धीरे धीरे आती जा रही है, लेकिन अभी की तारीख में देखा जा रहा है सर कि टीकाकरण में टीके मौजूद नहीं है सर, तो किस तरह से ये पूर्ति की जाएगी? देखिए, पिछले एक हफ्ते तक ऐसी स्थिति थी जब हमें टीकाकरण कम होने के कारण एक सत्र रोकना पड़ा था, किंतु वर्तमान में ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है। बल्कि अगर आपने देखा हो तो कल रविवार होने के बावजूद भी, जो कि कोविड टीकाकरण दिवस नहीं है, हमने टीकाकरण किया था। तो वर्तमान में टीकाकरण के अभियान में टीके की कोई कमी प्रतीत नहीं हो रही है और जितनी हमारी मांग है उतनी टीके हमें मिल रहे हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि टीकाकरण का हमारा टोटल जो हमारा टारगेट है वो 28 लाख के करीब है और 15 जनवरी से प्रारंभ होने के बाद अभी तक हम लोग इसको लगभग 10 लाख टच कर चुके हैं। प्रथम चरण प्रारंभ हुआ था, उसमें फैमिली फ्रंटलाइन वर्कर और हेल्थ केयर वर्कर्स को लिया गया था। दूसरे चरण में 45 से ऊपर के लोगों को लिया गया था और तीसरा चरण जो अभी प्रारंभ हुआ है 5 मई से, इसमें हम लोगों ने 18 वर्ष से 45 वर्ष के लोगों को लिया गया। इस उम्र वर्ग में काफ़ी अधिक वो एक्साइटमेंट देखी जा रही है और ये लोग जैसे ही हमारा पोर्टल खुलता है, हमारा पोर्टल खुलने का टाइम टीकाकरण दिवस के एक दिन पूर्व 9 बजे से लेकर 11 बजे तक सुबह है। ये लोग पहले से ही तैयार रहते हैं और मुश्किल से 1-2 मिनट में पूरी साइट्स भर जाती हैं। कल भी हम लोगों ने 25,000 टीकाकरण की साइट्स खोली थी और वो पूरी टीकाकरण की साइट भर गई थी। तो वर्तमान में लोगों में उत्साह है, परंतु एक चीज़ में कमी दिखाई दे रही, वो ये है कि कुछ लोग जिन्होंने फ्रंटलाइन वर्कर और हेल्थ केयर वर्कर श्रेणी में प्रथम डोज लगवाया था, वो दूसरी डोज के लिए अभी तक नहीं आ रहे, जबकि उनकी डेट निकल चुकी है। तो आप लोगों के माध्यम से मेरा इन लोगों से दो मेरा निवेदन रहेगा। पहला तो ये कि जिनकी भी टीकाकरण की दूसरी डोज की तारीख निकल गई हो, वो नज़दीकी केंद्र में जाकर टीका अवश्य लगाएं, तभी वो पूर्ण टीकाकृत होंगे। दूसरे टीकाकरण के लिए किसी भी तरह का उनको पूर्व रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक नहीं है। दूसरी बात ये है कि वो प्रत्येक लोग जिन्होंने टीका नहीं लगाया, 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के लोग हैं, वो तत्काल अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और जो भी उनको स्लॉट मिलता है वहाँ जाकर, और 45 वर्ष के ऊपर के लोग जो नज़दीकी टीकाकरण केंद्र है वहाँ जाकर अपना टीका अवश्य लगवाएं। मुख्य स्वास्थ्य केंद्र में आए हैं, क्या मांग को लेकर आए? सर, हमारी जो मांग है, इस मांग के अंतर्गत सभी आयुष डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, डेंटिस्ट सभी इंक्लूड है और हम वो कर्मचारी हैं जो पिछले 1 साल से ऊपर से काम कर रहे हैं इस कोविड-19 महामारी में, और बिल्कुल कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे लिया गया था हम लोगों को 3 महीने के लिए। उसके बाद में 1-1 महीना 2-2 महीना करके हमारे जो जॉब का जो एक्सटेंशन बढ़ता जा रहा है, और अभी अगले महीने के लिए यानी कि जून के लिए भी हम लोगों को 1 महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया गया है। लेकिन हम ये चाहते हैं, हमारी मांग 2 सूत्री है अभी फिलहाल, कि हम लोगों को संविदा में संवरण किया जाए, और दूसरी मांग ये कि हमारे जो वेतनमान है अन्य स्टेट के कंपेरिजन में बहुत ही कम सैलरी हम लोगों की देखा जाएगी, एक सम्मानपूर्वक सैलरी भी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हमारी सैलरी भी उसके समान हो, अन्य राज्यों के समान कार्य समान वेतन के हिस्सा हो। तो ये पूरा एमपी के लिए रहेगा? और ये जो हमारे जो मूवमेंट यहाँ पे आज है, ये एक साथ पूरे एमपी में चल रहा है, प्रदेशव्यापी एक्टिविटी चल रही है। और आज हमारे मध्य प्रदेश के जितने भी जिले हैं वहाँ पे जो हमारे आयुष डॉक्टर्स है, जो स्टाफ जो मैंने बताए हैं, सारे इस मूवमेंट में इंक्लूड है। और सभी लोग ने हमने 22 तारीख से लेकर अभी तक ज्ञापन देते आ रहे हैं, और इसके पहले भी हमने कई बार ज्ञापन दिया है सरकार को, लेकिन उन्होंने हमारे इस ज्ञापन को ध्यान में नहीं लिया है, संज्ञान में नहीं लिया है। और हमने 24 तक का यानी कि आज तक का हमने एक अल्टीमेट दिया है। अगर आज शाम तक भी हम लोगों को अगर कोई मैसेज नहीं मिलता है स्वास्थ्य विभाग से या सरकार की तरफ से, तो हम लोग कल से 25 मई से
अगले समय तक जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होती, जब तक हम लोग हड़ताल पर रहेंगे, काम बंद रहेगा। तो इसकी जिम्मेदारी पूरी प्रदेश सरकार की रहेगी। आपने अपनी मांगों को लेकर कहाँ ज्ञापन सौंपा है? हमने ज्ञापन 22 तारीख को हमारे जिलाधीश महोदय सर को दिया है, हमारे कमिश्नर महोदय सर को दिया है और हमारे जो मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी है उनको भी दिया है। सर, इस दौरान जो कोविड के पेशेंट है और अन्य पेशेंट है, इनको लेकर भी कोई इमरजेंसी सेवाएं रहेगी या वो भी बंद रहेगी? कोविड-19 से संबंधित जो भी वर्क है हमारा, वो पूरी तरह से बंद रहेगा। और हमें इसे मान्यता के तौर पर हम लोगों ने साल भर तक वेट किया सरकार का। बीच में मरीज बहुत ज़्यादा थे, केस बहुत ज़्यादा थे, तो हम लोग इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने कभी कोई एक्टिविटी नहीं की बीच में और पूरी ईमानदारी से तन मन धन से काम किया है हर क्षेत्र में, फ्रंट लाइन पे जहाँ पे कोविड के पेशेंट रहते हैं पॉजिटिव। जैसे कि आप समझ लीजिए रैपिड रिस्पॉन्स टीम हो गया, RRT हो गई, कंट्रोल रूम हो गया, होम आइसोलेशन हो गया, सैम्पलिंग टीम हो गई, फीवर क्लिनिक हो गया, सब जगह फ्रंट लाइन पर हम लोग काम कर रहे हैं। जहाँ पे बिल्कुल एक रिस्क होता है लाइफ का, जिसमें आप पॉजिटिव हो गए तो कोई गारंटी नहीं कि आप जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने काम किया है, लेकिन सरकार फिर भी हमारी जो मांगे हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। कितने महीने का आपका वेतन अभी रुका हुआ है? वेतन हम लोग को 1 महीने 2 महीने में आ जाता है, लेकिन जो वेतनमान इतना सम्मानपूर्वक नहीं है सर कि देखा जाए कि हम लोग उसको क्या कहें। अन्य राज्यों में अब देखिए, महाराष्ट्र में, बिहार में, दिल्ली में 40,000 से 1 लाख तक सैलरी मिल रही है। हम लोगों को मात्र 25,000 रुपये कोई सैलरी नहीं होती है। फिर भी हम लोग काम कर रहे हैं ईमानदारी से। हम चाहते हैं कि हमारी इस चीज़ को ध्यान में रखे सरकार, और हमारा जो नौकरी है साल भर से ऊपर हो चुका है, उसको देखा जाए तो हम लोग को संवेदन कर देना चाहिए। और ये हमारी 2 सूत्रीय मांग है और उसको लेकर हम लोग आज इकट्ठा यहाँ पे हुए हैं। अपना नाम? डॉक्टर दिनेश कुमार संधवानी, आयुष मेडिकल ऑफिसर इंदौर। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट।